हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी हमारा वीडियो देख रहे हो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इसमें हम आपको क्लास 10th की बायोलॉजी पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी 3 लेक्चर्स दे दिए हैं। ठीक है, आपको मैंने उसमें स्टार्टिंग में लाइफ प्रोसेसेस, मेटाबॉलिज्म हो गया, स्टमक के बारे में, टूथ के बारे में एक नॉर्मल जो आइडिया था मैंने आपको दे दिया है कि हेट्रोडेंट टीथ क्या होता है, होमोडेंट टीथ क्या होता है, डाइफेडेंट, मोनोफेडेंट, ह्यूमन का जो होता है मैंने याद कराया था आपको DTH। डाइफेडेंट मतलब पूरी लाइफ टाइम में 2 बार दांत निकलता है। टी आपका थिकोडेंट हो गया, ठीक है, जो आपका थिकोडेंट इन द सेंस जो आपके इन्वेजिनेट होते हैं। ठीक है, एच का मतलब हो गया आपका हेट्रोडेंट, मतलब सारे जो दांत होते हैं उनके शेप और साइज क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट पे आपको याद होगा मैंने स्टमक पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो स्टमक में मैंने आपको बोला था कि वाइडेस्ट पार्ट होता है, रिजर्वायर ऑफ फूड होता है वो। ठीक है, ज़्यादा समय तक स्टमक फूड को स्टोर करके रखता है। और आपको मैंने उसकी पोजीशन बताई थी, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, डायाफ्राम के जस्ट नीचे और एब्डोमेन के एकदम टॉप पोर्शन पर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको बनाया गया था कि जो ओसोफेगस जहाँ पर ख़त्म होता है और स्टमक जहाँ से शुरू होता है, तो ओसोफेगस जहाँ ख़त्म होता है और स्टमक जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर एक गैसो ईसोफीजियल स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसका काम होता है फूड को बैक फ्लो होने से रोकना। अब इसमें कुछ बच्चों का डाउट ये था कि सर वॉमिटिंग जब होती है तो उस केस में पर्टिकुलरली क्या होता है कि वो वॉल्व खुल जाती है या वैसे बाहर जाता है। तो अभी थोड़े के लिए आप थोड़ा सा जान लो, क्योंकि ये डिटेल में भी आगे है। अभी आप इतना जानो कि आपके स्टमक में 1.5 pH का HCl निकलता है, जिसकी मदद से आपके स्टमक का जो मीडियम होता है वो एसिडिक कर दिया जाता है, ताकि जो आप फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो सके और फूड अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सके। तो इन केस अगर आपके फूड का डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है या आपने खाना टाइम पे नहीं लिया है, तो एसिडिक कंटेंट आपके स्टमक में इंक्रीज हो जाएगा। और अगर एसिडिक कंटेंट इंक्रीज होगा तो वो फिर, क्योंकि आपको पता है ना आपका कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। फंडस वाला पार्ट याद करिए, आप किस लिए यूज़ किए थे, आपने फंडस वाला पार्ट आपने गैस स्टोर करने के लिए यूज़ किया था। तो उसमें क्या है, फिर स्टमक जब ज़्यादा हो जाएगा, स्टमक में जब HCl ज़्यादा हो जाएगा तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो एक बैक फ्लो मारने का वो काम करता है। ठीक है, अभी जो 10th की बेसिक है आप ये याद रखो, बाकी और डिटेल में थोड़ा बहुत आगे है बताएंगे उसको, कि एक बैक फ्लो मारता है जिसकी वजह से आपका स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और आपका जो फूड होता है वो बैक फ्लो मारता है, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग होती है, या इसको हम बोलते हैं रिवर्स रिफ्लेक्स सेक्शन में भी ये आता है ये। ठीक है, तो अभी ये बता दिया स्टार्टिंग में, बाकी डिटेल आपको बताएंगे। ठीक है, स्टमक हो गया आपका। उसके बाद आपका मैंने स्टमक पे छोड़ा था आपको ओसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्मॉल इंटेस्टाइन से। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कुछ पहले पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, मैं चाहूँगा इनको आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद डिटेल करते हैं। ठीक है, तो इनको नोट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये कह रहा है कि प्राइमरी ऑर्गन फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको काम लगेंगे ही लगेंगे ये। ठीक है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो प्राइमरी ऑर्गन होता है जहां पर डाइजेशन स्टार्ट होता है और अब्जॉर्प्शन। अभी तक के किसी भी पार्ट में डाइजेशन या अब्जॉर्प्शन स्टार्ट नहीं किया गया था। ठीक है, अब वो माउथ की बात अलग है कि अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा, बकल कैविटी में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम। तो वो अभी सिर्फ डाइजेशन पूरा नहीं स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी वो कह सकते हो कि आप सिर्फ 10% डाइजेशन स्टार्ट हुआ, बट वो जो एक मेजर में डाइजेशन स्टार्ट करना है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही करेगा डाइजेशन। ठीक है, तो प्राइमरी ऑर्गन है, सबसे पहला ऑर्गन है जहां पर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, याद रखना, नाम से मत जाना। ठीक है, कि नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है तो भाई नाम पर कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका सुना भी होगा आपने, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर सुना होगा, तो ये सब कुछ ऐसे ही है। नाम पे मत जाना कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल नाम है तो मतलब छोटा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है ये आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन। मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ डाइजेशन अकर, जो कहीं भी डाइजेशन नहीं होता है पूरी बॉडी में, जहाँ डाइजेशन नहीं होता है वो फूड यहाँ आके डाइजेस्ट हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फूड
प्रोडक्ट आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आधे से ज़्यादा जो फूड प्रोडक्ट होते हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं और डाइजेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। क्या होता है? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम का जो शेप होता है वो यू और सी शेप्ड होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा वाला पार्ट ड्यूडेनम ही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जेजुनम। जेजुनम होता है क्वाइल्ड इन शेप होता है, इसका फिगर बनाऊंगा मैं। क्वाइल्ड इन शेप होता है, लगभग 2.4 मीटर लॉन्ग होता है। अब ये जो डाटा है ये बुक टू बुक वेरी भी कर सकता है, ठीक है, बट राउंड ऑफ एप्रोप्रिएट पॉइंट में आगे पीछे यही मिलेगा आपको, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपका इलियम। इलियम जो होता है वो हाईली क्वाइल्ड होता है और आपका 3.6 मीटर लॉन्ग होता है और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीजें याद कर लो। एक मैं एक्स्ट्रा चीज आपको यहां बता रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ये जो इलियम है ना, इसकी स्पेलिंग देखो ILE है, एक सेम स्पेलिंग होती है ILIUM। ये जो होती है ये एक तरीके की बोन होती है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप जब भी करोगे तो दोनों को इलियम ही आप पढ़ोगे, इसको भी आप इलियम ही पढ़ोगे, इसको भी पढ़ोगे। लेकिन अगर ई है तो ई वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा, लेकिन अगर यहां पर आई है तो वो बोन है। तो आपकी ये जो कमर होता है ना, जो फीमेल जनरली मेल फीमेल जो कमर होती है वहां पर 3 बोन पाई जाती है, प्यूबस, इशियम और इलियम। तो ये तीसरी एक बोन है, ठीक है। वो आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल और बताया जाएगा, जब पार्चुरेशन बर्थ पढ़ाया जाएगा वहां पे, तब आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी बस एक इंपॉर्टेंट डाल के यहीं पर लिख लेना, कंफ्यूजन काफी होती है कि इलियम अगर आ जाता है, किसी किसी बुक में दे देता है क्वेश्चन, तो ये याद रखिएगा। आई इलियम ये बोन वाला है और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। तो ये एक बेसिक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए कुछ बातें और हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, कुछ पॉइंट्स और हैं, ठीक है, इन्हें देख लीजिए। पहला पॉइंट है एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली फोल्डेड प्रोजेक्शन नेम्ड एज विलाई। अब देखो इपिथेलियम का मतलब क्या होता है, 9th क्लास में आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। 9th क्लास में आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां आपको शायद बताया गया होगा कि टिश्यू एक इपिथेलियल का मतलब होता है जो अपर सरफेस की लेयर होती है, जो अपर पार्ट होता है, हम उसी को इपिथेलियल बोलते हैं। इपी का मतलब अपर, थेलियल का मतलब होता है लेयर, तो जो अपर लेयर होती है उसी को हम इपिथेलियल बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अपर लेयर होती है वो अपने आप को कुछ फोल्डेड फॉर्म में अरेंज कर लेती है, या उसका स्ट्रक्चर कुछ फोल्डेड फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। हाईली फोल्डेड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब एक ऐसा फोल्डेड के फॉर्म, मतलब समझ सकते हो ऐसे ऐसे फोल्डेड के फॉर्म में निकल जाती है, जिसको हम क्या नाम दिए हैं, विलाई नाम दिए हैं, ठीक है, विलाई बोलते हैं। इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 300 मीटर स्क्वायर। ये जस्ट अ डाटा है, आप इसको याद रखो, कभी कोई कॉम्पिटिटिव में आ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया होता है वो कितना होता है, तो 300 मीटर स्क्वायर होता है, वो आप एरिया याद रखो, ठीक है। उसके बाद विलाई क्या होता है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्कूलों में और पेपर में डिफाइन करने के लिए 1 नंबर में आ सकता है। व्हाट इज विलाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई, गिव द रोल ऑफ विलाई इन डाइजेशन, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्या है देखो, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन इलियम, ठीक है, ये ध्यान दो, पहले तो ये ध्यान दो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। बच्चे ये तो रट लेते हैं कि इलियम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, या बच्चे ये तो रटते हैं ना कि विलाई जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इलियम वाले पार्ट में ही विलाई होता है, ड्यूडेनम और जेजुनम में इलियम नहीं मिलता, सॉरी विलाई नहीं मिलता है। विलाई जो होता है वो इलियम वाले पार्ट मिलता है। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन इलियम विच इज यूज्ड टू, इसको देखो इंक्रीज, फंक्शन आ गया यहाँ पे, विच इज यूज्ड टू इंक्रीज सरफेस एरिया। देखो इंटरनल सरफेस एरिया ऑलरेडी आपका 300 मीटर स्क्वायर है, बट विलाई के प्रेजेंट होने से ये जो सरफेस एरिया है 300, ये 300 से और बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसका फायदा क्या है, क्यों बढ़ाती है ये, फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कराने के लिए हम विलाई का यूज करते हैं। तो हम क्या ऐसे सिंपल डेफिनेशन क्या दे सकते हैं,
विलाई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पर एक हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑपरेशन होता है, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है ताकि उसका डाइजेशन, उस फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बढ़ सके। ठीक है, अब ऐसे आप इमेजिन करो जस्ट लाइक, एक मिनट कोई एग्जांपल देके समझाते हैं, रुकिए एक मिनट। ठीक है, देखो जैसे ये आपका मान लीजिए विलाई आपको अगर बनाना है तो ये आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे फोल्ड कर सकते हो इसको। ठीक है, ये देखो ये पर्टिकुलरली मैंने क्या बना दिया, ये को एक बार फोल्ड करते हैं फिर से, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया। ठीक है, ये देखो ये कुछ ऐसे फॉर्म में विलाई आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर नीचे आपकी कोई सरफेस प्रेजेंट होती, जैसे मान लो ये नीचे सरफेस है और इस पे ऐसे फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, इसे फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट हो गया। अब ये देखो इसकी सरफेस एरिया कैसे बढ़ाती है ये। अगर मैं बोलूँ कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई है कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है, तो ये देखो एरिया कितना कम ले रहा है ये। ठीक है, एरिया देखो कितना कम ले रहा है, सिर्फ इतने में है। लेकिन अगर मैं इसी को पकड़ के ऐसे खोल दूं तो ये देखो एरिया इतना बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो ये फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होने का एक फायदा है कि जैसे आप इसको फोल्ड करते हो, ठीक है, जैसे आप इसको फोल्ड करते हो तो ये ज्यादा फोल्ड जब होगा तो ये ज्यादा एरिया कवर कर सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और इसका फायदा ये होता है कि जितना एरिया ज्यादा होगा आपका फूड उतना स्मॉल इंटेस्टाइन में रुकेगा। जितना फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जितनी देर तक रोका जाएगा उतना ज्यादा डाइजेशन उसका अच्छे से होगा। आखिर आपने पिछले वाले पॉइंट में क्या पढ़ा था कि आधे से ज्यादा या प्राइमरी ऑर्गन है ये डाइजेशन के लिए। डाइजेशन का देखो एक सिंपल सा फंडा है, देखो बच्चों एक सिंपल सा फंडा है, खाना जितनी देर तक आप रोकोगे उतना अच्छा वो डाइजेशन करेगा। भाई आप खाने को जितनी देर तक चबाओगे वो उतना छोटा टुकड़ा होता जाएगा, और जितने जल्दी अंदर कर लोगे वो उतना टुकड़ा नहीं हो पाएगा। तो सिंपल क्या है, खाने जितनी देर तक आप स्मॉल इंटेस्टाइन में रोकोगे वो उतना ही अच्छा डाइजेस्ट होगा। और खाने को ज़्यादा देर तक रोकने के लिए हमको सरफेस एरिया बढ़ानी पड़ेगी, और सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए बॉडी ने विलाई का फॉर्मेशन कर दिया, ताकि विलाई क्या करता है, फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होके सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, जिसकी मदद से खाना ज़्यादा देर तक टिकता है और अच्छे से फूड का डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई कुल मिला के विलाई की बात। अब ये जो फिगर मैंने बनाया है ये विलाई का बनाया है। 10th क्लास में बेसिक में आपको बहुत कम ही ये फिगर मिलेगा कि बहुत डिटेल में समझाया है, बट मैंने थोड़ा कुछ बच्चों के लिए समझा दिया है। ठीक है, उन्हें आगे 10th के बाद ओलंपियाड और बहुत सारे पेपर भी देने होते हैं, तो थोड़ा बहुत मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपका एक मैंने बना दिया है, पहाड़ के रुआ में बना दिया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गया, उसको आप बोलते हो विलाई। अब विलाई के ऊपर भी प्रेजेंट होता है एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, ब्रश जैसे आपका ब्रश होता है ना, ऐसे ब्रश जैसा होता है ना, तो वैसे ही विलाई के ऊपर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हमने नाम दिया है माइक्रोविलाई। इसका मतलब है विलाई के ऊपर कौन प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे आपका टूथ ब्रश में आपका जो ब्रश अपीयर होता है छोटा छोटा, वैसे ही विलाई के ऊपर आपका माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद देखो थोड़ा सा मैंने यहाँ डिटेल किया है, आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लोड नहीं लेना है। विलाई के अंदर, ठीक है, विलाई के अंदर आपकी कुछ ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। उन ब्लड वेसल्स में बीच में एक वेसल होती है जिसको हम लिम्फ वेसल बोलते हैं, या उसको हम लैक्टियल बोलते हैं। इस लिम्फ वेसल और लैक्टियल का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करने का। ठीक है, ये फैट को डाइजेस्ट कर लेती है। तो आप अगर पूछा जाता है कि जैसे फूड में तो आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब आता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, वो तो बॉडी को मिल गया। प्रोटीन आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता है तो वो आपके बॉडी से निकाल दिया जाता है, या जहां उसकी जरूरत पड़ती है उसको यूज कर लिया जाता है, यूज करने के बाद उसको निकाल लिया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, वो तो आपका लीवर में स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन बच्चा फैट भी स्टोर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा होगा एरियोला एडिपोज टिश्यू होती है जो आपके मसल्स में पाई जाती है, जो फैट को स्टोर करता है। लेकिन आपके फूड में कभी कभी मात्रा फैट का बहुत ज़्यादा लोगे तो अब उतना फैट कहाँ स्टोर होगा, तो उसके लिए बॉडी ने क्या किया है, ये विलाई के अंदर एक ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, कई सारी, उसमें एक वेसल होती है, इसको लिम्फ वेसल बोलते हैं या लैक्टियल बोलते हैं। वो क्या करती है, फैट को डाइजेस्ट कर लेती है आराम से एक लिमिटेड तक के लिए। ठीक है, तो ये एक जस्टा फैक्ट था, मैंने बता दिया इंट्रो के लिए, आप इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लो, पढ़ लो। ठीक है, और नोट कर लीजिए इसको।
फिर कुछ पॉइंट्स और इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका ओसोफेगस। थोड़ा सा रह गया था, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ओसोफेगस क्या होता है? देखो, ओसोफेगस को आप फूड पाइप भी बोलते हो, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये गिव पैसेज टू फूड, ये वो फूड को रास्ता देता है, ठीक है। रास्ता कहाँ से, इन द सेंस देगा ये, देखो ये आपका फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के बाद आपकी एक लॉन्ग सी ट्यूब आती है नीचे, और यहाँ से फिर आपका, मैंने बताया था, स्टमक शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। और इसके आगे आपका फेरिंग्स हो गया। अब ये जो इतना बीच का पोर्शन है ये आपका ओसोफेगस है, और मैंने यहाँ आपको बताया था कि यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ आपका मैंने बोला यहाँ आपका फेरिंग्स होता है, और यहाँ आपका मैंने बोला स्टमक होता है, ठीक है। तो फेरिंग्स से फूड, फेरिंग्स से आपका फूड स्टमक में लाने का काम करता है कौन? ओसोफेगस, ठीक है। सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है, इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो कि फूड आता कैसे है, ये इसका फंक्शन भी आ सकते हो। ये ओसोफेगस अपना फूड जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू लाता है। आई मीन व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ओसोफेगस मसल इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। डेफिनेशन यही किताबों में लिख के छोड़ दी जाती है, बट आप थोड़ा सा पहले समझो, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है, ऐसे समझो। जैसे आपने अर्थवर्म देखा होगा, तो कभी अर्थवर्म को आपने मोशन उसका देखा होगा, कभी अर्थवर्म चलता कैसे है। अर्थवर्म को कभी भी आप ध्यान से अगर देखो तो अर्थवर्म क्या है, ये पहले अपनी पूरी बॉडी को, अर्थवर्म अपनी पहले पूरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है, ठीक है। ऐसे पूरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, ठीक है। क्या करता है, पहले पूरी बॉडी को वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा। मतलब पूरी बॉडी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर रिलैक्स हुई, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे करते करते वो अपना मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है। ओसोफेगस भी सेम यही काम करता है। ओसोफेगस में क्या होता है, दो तरीके की मसल्स पाई जाती हैं। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल मसल, और एक होता है आपका सर्कुलर मसल, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल और एक होती है सर्कुलर मसल। लॉन्गिट्यूडिनल मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करवाना, और सर्कुलर मसल का काम होता है रिलैक्सेशन करवाना, ठीक है। क्या बोला? लॉन्गिट्यूडिनल मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करवाना, और सर्कुलर मसल का काम होता है रिलैक्सेशन करवाना, ठीक है। अब देखो, जैसे ही फूड ओसोफेगस के अंदर इंटर करता है, तो क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल मसल तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो फूड कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो थोड़ा सा फूड ढीला होगा तो धीरे से नीचे जाएगा, फिर रिलैक्स हो जाएगा, फिर धीरे नीचे नहीं जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट टाइट हुआ, फिर रिलैक्स, फिर नीचे गया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते 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 आपका फूड जो होता है वो धीरे 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 करके नीचे आ जाता है स्टमक में। फिर यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर रहता है, उस पर प्रेशर पड़ता है, वो खुल जाता है, फूड आपका स्टमक में चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, देखो ये तो सब जानते हैं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको नहीं जानते हैं। ओसोफेगस में सिर्फ एक फंक्शन यही जानते हैं, बस यही रटे होते हैं वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। आप ये भी जानो, ओसोफेगस क्या करता है, देखो, सम अमाउंट ऑफ म्यूकस ऐड टू फूड, ठीक है, ऐड छूट गया, ऐड टू फूड फॉर प्रॉपर फ्लो। अब देखो, क्योंकि आप जब फूड लेते हो, ठीक है, अभी आगे बताएंगे कि जब आप फूड लेते हो तो आपके मुंह में सलाइवा प्रेजेंट होता है। वो सलाइवा जब फूड से मिक्स होता है तो उसको हम बोलते हैं बोलस। अब वो जब तक फूड आपका मुंह में है, ठीक है, सलाइवा उससे मिक्स किया, उसके बाद जब आप फूड अंदर लेते हो तो कभी आपने फील किया होगा, यहां जाने के बाद वो लगभग सलाइवा खत्म हो चुका होता है आपने फूड में से। तो अब फूड फेरिंग्स से स्टमक में जाने के लिए एक मीडियम, एक चिपचिपा, एक स्लिपरी मीडियम चाहिए, क्योंकि अगर बिना मीडियम के वो जाए नीचे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, एक स्लिपिंग नहीं आ पाएगी ना, सरक नहीं पाएगा वो। तो ओसोफेगस क्या कर देता है, बहुत थोड़ी मात्रा में अपने फूड में म्यूकस को ऐड कर देता है, उतना ही ऐड करता है कि ओसोफेगस से फूड स्टमक तक आ जाए, बहुत ज्यादा ऐड नहीं करता है। तो बहुत माइन्यूट पोर्शन में वो उतना ऐड कर देता है ताकि वहां ऊपर से स्लिप करके नीचे आने में आसानी रहे, ठीक है। तो ये हो गया ओसोफेगस के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला, स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। फंक्शन क्या होता है कि ये
प्रोवाइड पैसेज टू अनडाइजेस्टेड फूड एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। ये क्या करता है कि ये अनडाइजेस्टेड फूड को एक पैसेज प्रोवाइड करता है और जो भी वाटर और मिनरल होते हैं इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो प्रोवाइड पैसेज टू अनडाइजेस्टेड फूड एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। ठीक है, पार्ट्स मैंने बता दिए हैं, इसके 3 होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। कोलन में भी 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मॉइड कोलन। अभी फिगर से इसको मैं क्लियर कर दूंगा क्या होते हैं। ठीक है, तो फिगर से मैं बता दूंगा आपको कि कौन सा असेंडिंग होता है, कौन सा ट्रांसवर्स है, कौन सा डिसेंडिंग है और कौन सा सिग्मॉइड है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा सबके बारे में हम चेक कर लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो पहली हेडिंग डाल लीजिए सीकम। चलिए कुछ बातें हैं सीकम के बारे में जान लेते हैं। सीकम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट है ये, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ये। सीकम का क्या होता है कि इट हैज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, कौन सी बैक्टीरिया है इसके पास? इसके पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि वो आपके बॉडी में ही आपके साथ रहेंगे, आपके बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे, आपके लिए आप उनको जगह देते हो, वो भी आपके लिए कुछ हद तक आपके प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं। सिम्बायोटिक मतलब एक होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब आपकी किसी के साथ हो जाती है तो कुछ काम जैसे होता है ना कि हम इनके साथ रहना पसंद करते हैं, तो एक रिलेशनशिप टाइप का ही है कि हमें दोनों को, उसको भी फायदा हो रहा है, हमको भी फायदा हो रहा है। सेम ऐसे ही सिम्बायोटिक बैक्टीरिया विच रिलीजेस सेलुलोज, जो क्या है अपने अंदर से सेलुलोज निकालता है। बहुत सेलुलोज नहीं, सेलुलेज, आई थिंक सेलुलेज। सेलुलेज क्या है? एक एंजाइम है। ठीक है, सेलुलेज जो है वो आपका एक एंजाइम है जो बहुत कम मात्रा में निकलता है। एक बैक्टीरिया है, सही है, सीकम के पास। अच्छा, जो बैक्टीरिया होता है वो आपका इस्चेरिचिया कोलाई है, ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई पूरा नाम होता है। ये अपने अंदर से सेलुलेज एंजाइम को निकालता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में निकालता है और ये इतना कम होता है कि ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब सेलुलोज आपको पता है, आपको सेलुलोज कहाँ मिल जाएगा? आपको सेलुलोज मिल जाएगा प्लांट में। ठीक है, डायरेक्ट प्लांट जो होते हैं, घास फूस पत्तियां जो होती हैं वो आपकी सेलुलोज होती हैं। ठीक है, उसमें सेलुलोज पाया जाता है। तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट में सेलुलेज एंजाइम निकाला जाता है एशरीचिया कोलाई के द्वारा, जो कि बहुत कम क्वांटिटी में निकलता है और ये इतनी कम क्वांटिटी में निकलता है कि सेलुलोज को ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, थर्ड आता है सेलुलोज इज कंसीडर्ड एट वेस्टिजियल ऑर्गन। अब ये देखो यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट आया, वेस्टिजियल ऑर्गन। अब व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन? हालांकि आपको एवोल्यूशन में मिलेगा वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जिसका यूज हम ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, वो ऑर्गन जिसके होने या ना होने से आपकी बॉडी के रेगुलर दैनिक जीवन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर नहीं है तो भी चल रहा है तो कोई एज अ एसेसरी। तो वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब ऐसा बेकार हुआ ऑर्गन है। ठीक है, तो अच्छा ये होता कैसे है? अगर आप अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट लंबे समय से यूज करना, आप अगर उसको बंद कर देते हो तो वो ऑर्गन एक वक्त के बाद काम करना बंद कर देता है और हम फिर उस ऑर्गन को एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। मैं एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, आप चाहना तो घर पे ट्राई कर लेना। आप क्या है, आप मॉर्निंग में उठो, ठीक है, सब काम करने के बाद, फ्रेश होने के बाद, सब कुछ नहाने होने के बाद, आप क्या है अपना एक हाथ, लेफ्ट और राइट जो आपकी कंफर्टेबल हो, किसी एक हाथ को आप सिर्फ ऐसे ढीला छोड़ दो। ठीक है, और आप जिस भी टाइम से सुबह से आपने स्टार्ट किया होगा 8 बजे, 8:30, 9 बजे, आप 8 बजे अगर शुरू करते हो तो 8 बजे से लेके रात तक 8 बजे तक उस हाथ का यूज आप बिल्कुल नहीं करोगे किसी भी काम को करने के लिए। उसको आप ऐसे ढीला छोड़ दो, आपको वो हाथ उठाना ही नहीं है, ऐसा लगे कि वो आपके पास है ही नहीं, आप उसको छोड़ दो, वो हाथ छोड़ दो। सिर्फ 12 घंटे के लिए आप उस हाथ का यूज ना करो। 12 घंटे के बाद आपको वो हाथ ऐसा महसूस होगा कि कुछ इसमें ऐसे सेंसेस इसमें आपको कम महसूस होंगी, वो जो सेंसिटिव पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, क्योंकि आपने उसका यूज करना बंद कर दिया। तो ब्रेन को ऐसा पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गन का यूज कम हुआ है, तो हम फिर वहां सप्लाई क्यों करें, उसका सप्लाई किसी और ऑर्गन में कर दें। तो जिसका आप यूज करते हो ब्रेन वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा करता है, इसीलिए कहा जाता है दिमाग का यूज करो। ठीक है, जितना आप दिमाग यूज करोगे आपका सप्लाई उतना ब्लड का वहां बढ़ता रहेगा, और जितना ब्लड का सप्लाई होगा ही उतना ही आपका दिमाग चलेगा। ठीक है,
तो ये वेस्टिजियल है कि अगर आप लंबे समय तक कोई भी ऑर्गन यूज़ नहीं करते हो, ठीक है, उसका इस्तेमाल नहीं करते हो, तो वो फिर एज अ वेस्टिजियल एज अ बेकार हो जाता है, फिर बॉडी फंक्शन में यूज़ नहीं किया जाता, पार्ट नहीं गिना जाता है, ठीक है। तो सीकम को क्या है, एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन रखा गया है इन ह्यूमन, क्योंकि बिकॉज इट इज इनकैपेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज, क्योंकि ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो जब सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो उसके होने मतलब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए सीकम को एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन किया गया है। उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। अभी मैं जब इसका फिगर बनाऊंगा तो आपको बहुत क्लियर बता दूंगा कि अपेंडिक्स क्या है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ निकालना है, बट अभी बस आप ये पॉइंट लिख लो अपने नोट्स में कि इन्फ्लेमेशन, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडिसाइटिस। याद है ना, लास्ट बताया था आइटिस वर्ड आएगा तो स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन, और सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडेक्टॉमी। ये दो आप लिख लो, अभी मैं फिगर बनाऊंगा तो वहां पे आपको डिटेल बता देता हूं, और बाकी पूरा पार्ट भी बताना है आपको, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका कोलन क्या होता है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, मतलब सेकेंड पार्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन का। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, आपका बता दिया, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मॉइड कोलन, ठीक है। कोलन हैज फिव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लाइक एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, which involved in the synthesis of certain vitamin like B1, B2, B12 and K। अब क्या है कि देखो, जैसे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी देखो, कोलन वाले पार्ट में भी हमारे कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है, और ये बैक्टीरिया मैंने बोला ना, सिम्बायोटिक का मतलब होता है जिससे दोनों इंडिविजुअल को फायदा होता है। अब बैक्टीरिया को क्या है, रहने को घर मिल जाता है, आपको भी उससे फायदा होता है। जैसे आप रेगुलर में विटामिन बी नहीं ले सकते हो, जैसे B1 आप रेगुलर नहीं, जैसे पालक, जैसे दही आप रोज रेगुलर नहीं खा सकते हो, पालक आप रेगुलर रोज नहीं खा सकते हो, तो वो पर्टिकुलरली उनकी आपकी बॉडी में हो जाएगी कमी। तो एस्चेरिचिया कोलाई क्या करता है, ये आपकी बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12 और विटामिन K की सिंथेसिस करता रहता है ताकि इनकी कमी ना होने पाए, ठीक है। ये हो गया कोलन के बारे में। अच्छा, लास्ट पार्ट है आपका रेक्टम, चैम्बर which receives undigested food material and store it for their removal। ये क्या करता है रेक्टम कि अनडाइजेस्टेड फूड को ये स्टोर कर लेता है और इसके रिमूवल के लिए फिर ये इंतजार करता है कि बाद में इसको स्टोर कर लेते हैं, बाद में इसको जब रिमूव करना होगा तो हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब आता है इसके फिगर की, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, कोलन कैसे क्या मिलता है आपको, तो इसका एक बार आपको फिगर क्लियर कर देते हैं सारा, असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे मिलेगा आपको। चलिए देखिए फिगर क्या है, ये कुछ ऐसे आपका इसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। चलिए देखो, ये जो इतना पार्ट होता है, ये इतना पार्ट जो यहाँ आता है, इसको बोलते हैं सीकम, और ये जो इतना टिल्टेड पार्ट होता है ये हो गया आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब यहाँ से आपका कोलन स्टार्ट होता है, तो ये हो गया आपका असेंडिंग कोलन, फिर यहाँ से यहाँ ये हो गया आपका ट्रांसवर्स कोलन, और फिर यहाँ से यहाँ ये हो गया आपका डिसेंडिंग कोलन, और फिर ये टिल्टेड वाला जो पार्ट होता है ये हो गया आपका सिग्मॉइड कोलन, और लास्ट में ये बचा आपका रेक्टम, और सबसे रिमूवल के लिए ये आपका पार्ट हो गया एनस, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे देखो, ये क्या है, यहाँ पे भी आपका
ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको आ रहा है, ये आपका इलियम वाला पार्ट है, ठीक है। कौन सा पार्ट है ये? इलियम। तो अब देखो इसके अंदर आपको मैंने वहाँ इसलिए नहीं बताया था, यहाँ फिर ये बहुत सारा टर्निंग होता है, ठीक है। ये आपको फिगर दिख भी जाएगा, ठीक है, मैं होगा तो अटैच कर दूंगा फिगर। ये आपको फिगर ऐसे ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसी में घूमता हुआ ऐसे ऐसे मिल जाएगा। अब लास्ट में क्या होता है, जब फूड आपका इलियम से आ रहा होता है तो इलियम से, क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में आने के लिए जब आपका फूड इलियम से सीकम यानी लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करता है तो ऐसे यहाँ पे भी एक वॉल्व होती है, ठीक है। और इस वॉल्व का नाम होते हैं हम इलियो सीकल वॉल्व। इसका भी सेम वही काम होता है जो वहां आपने गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर का काम देखा था। इसका सेम काम वही होता है कि इलियोसीकल वॉल्व का काम होता है कि एक बार फूड अगर इलियम से सीकम में आ गया या आपका कोलन में आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, तो ये वॉल्व खुलेगी उस समय और तुरंत उसके बाद बंद हो जाएगी बैक फ्लो को रोकने का। बायो में कभी भी इंपॉर्टेंट है, बायो में कभी भी वॉल्व या स्फिंक्टर शब्द अगर कहीं भी आता है तो आप ये अंडरस्टूड रखिएगा, उसका काम होता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो, पीछे जाने से वो रोकने का काम ही करता है वो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। देखो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यूज किस लिए करते थे? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हम यूज करते थे सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। इसका जो यूज किया जाता था सेलुलोज डाइजेस्ट करने में यूज होता था। अब सोचो जब हम लोग आदिवासी थे, झिंगा लाला हु करते थे तो हम उस समय क्या है कि हम पेड़ पौधे ही पत्ते ही खाते थे। तो जब पत्ते खाएंगे तो पत्तों में होता है सेलुलोज। अब ये डाइजेस्ट कैसे होता है? तो उस टाइम पे क्योंकि हम पत्ते खाते थे, सेलुलोज ज़्यादा होती थी हमारी बॉडी में, तो उस समय हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स फुल्ली डेवलप्ड होता था और हमारे जो भी पेड़ पौधे पत्ते जो भी होते थे वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या कर लेता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता था, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में हमने पेड़ पौधे से शिफ्ट किया फ्लैश में, पहले जानवरों को फिर मार के खाया, फिर उसको हमने पका के खाया, तो धीरे धीरे हमने क्या है कि हमने पत्ते या पेड़ पौधे सेलुलोज का ईट एंड टेकन हमने कम कर दिया। कम करने से फिर ये हुआ कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का यूज हो गया कम। अब जैसे जैसे हम शिफ्ट होते गए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम कम होता गया, तो धीरे धीरे एक टाइम पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी हमारी बॉडी में एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन ट्रीट होने लगा, ठीक है। ये हो गया सेकेंड। अब देखो होता क्या है, जब आपका फूड इलियम से आ रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका फूड जब आ रहा होता है, तो ये जो फूड है ये फूड इलियोसीकल वॉल्व से टर्न होके तुरंत असेंडिंग कोलन में चढ़ जाता है। अगर आपका फूड इधर टर्न लिया, अगर गलती से भी आपका फूड सीकम की तरफ टर्न लिया और सीकम से अगर ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की तरफ आगे बढ़ा, तो क्योंकि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आगे होता है डेड एंड, ठीक है, आगे रास्ता होता है बंद। अब क्या है, फूड जब आ गया तो इधर रहता तो फूड धीरे धीरे आगे मोशन करके बॉडी से रिमूव कर दिया जाता, लेकिन अब क्योंकि फूड आपका इधर वर्मीफॉर्म की तरफ चला आया, इधर आगे है डेड एंड, तो इधर फूड अब होने लगेगा इकट्ठा। फूड जब इकट्ठा होगा तो वहां फूड सड़ना शुरू करेगा, डिग्रेड डिकम्पोज होना शुरू करेगा। अब जब फूड आपका सड़ेगा डिग्रेड करेगा तो वहां बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। बैक्टीरिया जब वहां पे बढ़ जाएंगे तो यहाँ का जो वॉल है, जो लेयर है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की, जो मसल्स हैं यहाँ की, जो वॉल्स है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगेगी, कटने फटने छिलने लगेंगी और ऐसा क्या होगा, फिर आपको होने लगेगा दिक्कत, आपको होने लगेगा पेन। तो फिर हम वो बोलते हैं कि जब आपको किडनी के साइड इधर नीचे यहाँ पर पेन होता है तो कहते हैं बहुत दर्द हो रहा है, तो ये एक लक्षण होता है कि हो सकता हो आपको अपेंडाइसाइटिस भी हो सकता हो। यानी वही जो मैंने बनाया कि अगर फूड यहाँ रुकेगा तो सड़ेगा, जिससे आपकी यहाँ पे जो मसल्स होंगी, जो वॉल होंगी वो छिल जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी, फट जाएंगी और इसके लिए ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में एक स्वेलिंग, एक इन्फ्लामेशन आ जाएगा और इसी स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को ही आप अपेंडिसाइटिस बोलते हो, ठीक है। ये हो गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये पेन आपका बढ़ता जाएगा, तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि इसको सर्जिकली रिमूव करा दिया जाए, क्योंकि आपकी बॉडी में ये वेस्टिजियल ऑर्गन है तो कोई काम तो है नहीं इसका, ठीक है। अच्छा आज भी देखो आप, अगर आप पालक खाते हो, ठीक है, पत्ती ही होता है, अगर आप पालक खाते हो तो क्यों डाइजेस्ट हो जाता है? इसका एक मेन रीजन ये भी है क्योंकि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आज भी आपके बॉडी में प्रेजेंट है। वो उतना फंक्शनल नहीं है लेकिन आज भी प्रेजेंट है, वो आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए वो कैपेबल रखता है, ठीक है। तो अगर ये एक ही रास्ता है भाई, अब आप पेन हो रहा है तो आप इसको क्या करोगे, सर्जिकली फिर यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, इसको काट देते हैं और काट के इसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। बॉडी से निकल गया तो सर्जिकल रिमूवर ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडिक्टोटॉमी, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो निकल गया तो कोई बॉडी वैसे भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा फिर आप
अवॉइड करना फिर इसको, ठीक है। तो ये बेसिकली था। उसके बाद आपका ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड से होता हुआ रेक्टम में आपका फूड आके स्टोर कर लिया जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड। उसके बाद जरूरत पड़ने पर इसको एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका स्टार्टिंग से। अभी मैंने माउथ, बकल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किसके क्या पार्ट थे, क्या है, एक बेसिक जानकारी आपको सभी एलिमेंट्री कैनाल की दे दी गई है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मुझे पढ़ाना है डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन होता कैसे है, ठीक है। तो फूड सबसे पहले आपका माउथ में गया, बकल कैविटी में आया, फिर वहाँ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेस्टिंग सेलेवरी एमाइलेज से स्टार्ट कर दी गई। फिर उसके बाद स्टमक में एससीएल निकला, म्यूकस निकला, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। तो फिर वो बेसिक चीज़ें आपको अब डाइजेशन ऑफ फूड की, फिर कौन कौन सा एंजाइम काम किया, ट्रिप्सिन हो गया, टाइलिन हो गया, ठीक है। तो ये कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं, कैसे करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टार्ट होगा, डेट इज डाइजेशन ऑफ फूड। फिलहाल इस 3 लेक्चर में मैंने आपको एक शॉर्ट में इंट्रो दिया आपको कि स्मॉल, लार्ज, माउथ, बकल कैविटी, टीथ, टूथ, टंग, इन 3 लेक्चर्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपके पास आए 3-4, इनको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहिए क्योंकि 10th क्लास बोर्ड है आपका, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।